चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के क्लास में। तो आज हमारी जीके जीएस की दूसरी क्लास है। इसके पहले मैंने हालांकि काफ़ी सारी क्लासेस करवाया हुआ है, जिनके लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल हम 2 क्लासेस करवा रहे हैं। एक करवा रहे हैं जीके जीएस की क्लास, ठीक, जीके जीएस की क्लास हो रही है, और एक कंप्यूटर की क्लास हो रही है, ठीक। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल हम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, जीके जीएस और कंप्यूटर। तो आप इनकी क्लासेस का जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप एक तरफ से पूरा देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंड आप सभी लोग बताएंगे, महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। आप सभी को बताना है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। तो हीनयान संप्रदाय, बिल्कुल हीनयान संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था अशोक ने। और नोट करेंगे, हीनयान का मतलब ये होता था ईश्वर के बिना, ठीक, ईश्वर के बिना, ठीक। इसमें कर्म को ही ईश्वर मानते थे, ठीक, कर्म को ईश्वर माना गया है। हीनयान में कर्म को ही ईश्वर माना गया है। और महायान में क्या होता है, महायान में ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ धर्म को लेकर चलते थे, ठीक, जो सिर्फ धर्म को लेकर के चलते थे, ठीक। और हीनयान में परिवार और धर्म दोनों को लेकर के चलते थे। और वज्रयान में क्या होता था, वज्र का एक वाहन होता था जिसमें मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है, ठीक। तो राइट आंसर हीनयान, बिल्कुल। अशोक जो है हीनयान संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। और नोट करेंगे, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है, गौतम बुद्ध ने की है, ठीक। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की है, ठीक। और गौतम बुद्ध का जन्म नोट करेंगे, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, नोट करेंगे 563 बीसी, ठीक, 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक, ए इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसकी स्थापना 1945 में की गई है, ठीक। स्थापना 1945 में की गई है। और इसमें टोटल 193 देश हैं, ठीक। इसमें टोटल 193 देश हैं, जिसमें अपने अपने देशों की शक्तियाँ जो हैं देखी जाती हैं, ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक। और इसकी स्थापना 1945 में की गई है, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो ये स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। वहीं पे नोट करेंगे अनुच्छेद नोट करेंगे, अनुच्छेद 51 ए के तहत भाग, नोट करेंगे भाग 4A, अनुच्छेद 51A और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया है, ठीक। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक, रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। और वहीं पे साथ ही साथ नोट करेंगे, टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक, टोटल मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 हैं। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, हॉफलॉन्ग झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आप सभी को बताना है, हॉफलॉन्ग झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हॉफलॉन्ग झील जो है असम में स्थित है, बिल्कुल असम में स्थित है। असम का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक, असम का एकमात्र हिल स्टेशन है, नोट कर लेंगे, असम का एकमात्र हिल स्टेशन है। और इसे असम का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ठीक, नोट करेंगे, स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ठीक। और इसका डायग्राम आप लोग देख लेंगे, कुछ इस प्रकार से इसकी पिक्चर है। यही है हॉफलॉन्ग झील जो कि असम में स्थित है, और इसे ही असम का स्कॉटलैंड बोला जाता है, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 दिसंबर 2022, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान चूँकि कतर है, ठीक, कतर में जो खेला गया है विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था। तो ये आपको बता दें, इसको दीपिका पादुकोण ने किया, ठीक। 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में जो खेला गया है, आपको बता दें 2022 की जो ट्रॉफी है इसे दीपिका पादुकोण ने अनावरण किया है, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो नोट करेंगे, तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने करवाया, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, राजा चोल प्रथम ने करवाया है, ठीक। और चोल वंश का संस्थापक नोट करेंगे, चोल वंश का संस्थापक, ठीक, चोल वंश का संस्थापक है विजयालय, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक है। बाकी तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने करवाया, ठीक। और राजा चोल प्रथम का पुत्र है राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक, राजेंद्र चोल प्रथम जो है राजा चोल का पुत्र है, ठीक। और यहीं पे नोट करेंगे, इसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर है, ठीक, जिसका बृहदेश्वर मंदिर बोला जाता है, और यह तमिलनाडु के तांजापुर में स्थित है, ठीक। तो राइट आंसर राजा राज चोल प्रथम, ठीक, इन्होंने
तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया है बोगीबिल सेतु, यह किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल असम में उद्घाटन किया गया है बोगीबिल सेतु का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। बिल्कुल बी करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी, नोट करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, नोट करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर, नोट कर लेंगे 25 दिसंबर 2022, 25 दिसंबर 2022 अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बोगीबिल सेतु का उद्घाटन किया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और यह देश की दूसरी, नोट करेंगे देश की दूसरी सबसे बड़ी ब्रिज है, ठीक। और इसकी लंबाई जो है 4.9 किलोमीटर है, ठीक, 4.9 किलोमीटर है। और यह देश की दूसरी सबसे बड़ी ब्रिज है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2022 को किया है, ठीक। और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? संगापो, ठीक, संगापो। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना, ठीक, जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। और भारत में संगापो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो राइट आंसर बी। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। इसका डायग्राम भी आप लोग देख लेंगे, इस प्रकार से यह बोगीबिल सेतु जो है दिखाई देता है, ठीक। चलिए इस अगला क्वेश्चन कह रहा है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सभी को बताना है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर बास इंडिकस। बाकी जो साहीवाल है ये गाय की एक नस्ल है, ठीक। तो राइट आंसर बास इंडिकस गाय का एक वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल सांची का जो स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसे अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक, अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक। और जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक। मध्य प्रदेश की 3 धरोहरों को नोट करेंगे, मध्य प्रदेश की 3 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जिसमें पहला आता सांची, सांची आता है। दूसरा आता है आप लोग नोट करेंगे भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक, भीमबेटका की गुफाएं। और तीसरा आता है खजुराहो, ठीक, खजुराहो, खजुराहो। इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है, नोट करेंगे यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है। और इसका जो मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ठीक, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया है, और अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक। और सांची का जो स्तूप है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, तो आप लोग पिक्चर से रिलेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर। बैरोमीटर के माध्यम से हम वायु दाब मापते हैं। वहीं नोट करेंगे थर्मामीटर के माध्यम से ताप मापते हैं, ठीक। और सिस्मोग्राफ से नोट करेंगे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक, भूकंप। वहीं नोट करेंगे आर्द्रता मापी से आर्द्रता में पानी और ताप मापा जाता है, ठीक। आर्द्रता में ताप और पानी यानी कि नमी को मापा जाता है, ठीक। तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, ये करेक्ट आंसर। थर्मामीटर से ताप और सिस्मोग्राफ से भूकंप, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा एक अलग कृषि विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की गई है? तो दीवान ए कोही की स्थापना की गई है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का दूसरा शासक है, ठीक, तुगलक वंश का दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की है? तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक, नोट करेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने किया है, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में किया है, ठीक। तो राइट आंसर बी, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग के लिए दीवान ए कोही की स्थापना किया है, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुर्गा को समर्पित है? तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि भगवान मुर्गा को समर्पित है, इसे कहा जाता है थाई पूसम, बिल्कुल थाई पूसम, सी इज करेक्ट आंसर। थाई पूसम जो है भगवान मुर्गा को समर्पित है। और इसका कुछ पिक्चर आप लोग देखेंगे तो यह त्यौहार जो है कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है। तो तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है जिसका नाम है थाई पूसम, जो कि भगवान मुर्गा को समर्पित है, ठीक, सी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग की बात करें तो ये होता है छोटी आंत, बिल्कुल छोटी आंत, ठीक। छोटी आंत लंबाई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और जो बड़ी आंत होती है जो मोटी होती है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रही है छोटी आंत, ठीक, जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है, काफ़ी मुड़ी हुई, ये छोटी आंत है, लंबाई में सबसे बड़ी होती है। और वही बात करें बड़ी आंत की तो बड़ी आंत सिर्फ मोटी होती है लेकिन लंबाई इसकी बहुत कम होती है छोटी आंत की अपेक्षा। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग जो होता है छोटी आंत कहलाती है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। तो राइट आंसर बी। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो सभी गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही आयोजित किए गए हैं। ठीक, यही करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, साथ साथ नोट करेंगे 1930 से 32 के बीच, 1930 के 32 के बीच तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। ठीक, जो कि 1930 से शुरू होकर के 1932 के बीच में खत्म हो गई हैं। ठीक, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में किए गए हैं और तीनों 1930 से लेकर के 1932 तक खत्म भी हो गए हैं। ठीक, तो राइट आंसर ए। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है? तो पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला, बिल्कुल आदिल सुमरीवाला की जगह इन्हें रखा गया है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। आदिल सुमरीवाला की जगह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में पीटी उषा को रखा गया है। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। और साथ साथ नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे पीटी उषा को 1983 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अर्जुन पुरस्कार जो है 1983 में दिया गया है और 1900 नोट करेंगे 1985 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो पीटी उषा को 1983 में अर्जुन पुरस्कार और 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और पीटी उषा जो है एशियाई खेलों में 1986 में 200 मीटर साथ साथ 400 मीटर दौड़ में भी इन्होंने भाग लिया था और जीता भी था। ठीक, और 1985 के जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते। ठीक, पीटी उषा जो है 1985 के जकार्ता में एशियाई खेलों में 5 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। आदिल सुमरीवाला की जगह पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में रखा गया है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या था? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या था? और साथ साथ जानेंगे 2023 का विषय क्या था। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का जो विषय था सतत विकास के लिए डाटा, बिल्कुल सतत विकास के लिए डाटा, बी इज करेक्ट आंसर। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और पहली बार नोट करेंगे, पहली बार 2007 में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का जो विषय था सतत विकास के लिए डेटा। और वहीं पे नोट करेंगे 2023 का विषय। तो 2023 का विषय क्या था? सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका महत्व के बारे में प्रोफेसर महालनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए विशेष रूप से युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना था। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, बी सतत विकास के लिए डेटा। और 2022 में कौन थे? प्रोफेसर प्रशांत महालनोबिस। ठीक, 2023 में कौन थे? प्रोफेसर देवगंत। ठीक, और इसमें प्रोफेसर प्रशांत। ठीक, तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के निर्देशक कौन है? तो पृथ्वीराज जो फिल्म जो है 2022 में रिलीज हुई है इसके निर्देशक हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो हैं पृथ्वीराज फिल्म के निर्देशक हैं। और नोट करेंगे इसके अभिनेता जो है अक्षय कुमार। नोट करेंगे अक्षय कुमार इसके अभिनेता हैं। ठीक, अक्षय कुमार। और अभिनेत्री नोट करेंगे मनुषी छिल्लर। ठीक, मनुषी छिल्लर जो हैं पृथ्वीराज फिल्म के अभिनेत्री हैं। ठीक, तो राइट आंसर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। ठीक, बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा है। ठीक, अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय ने लिखा है और इसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर है। तो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ। ठीक, पंजाब के मोगा जिले में हुआ है। ठीक, तो राइट आंसर अनहैप्पी इंडिया। ठीक, अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई है। ठीक, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। और नोट करेंगे 1596 से डचों का भारत में आगमन शुरू हो गया था और जाकर के 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और 1605 में नोट करेंगे 1605 में इन्होंने अपने पहला कारखाना 1605 में पहला कारखाना कहाँ खोला है? मसूलीपट्टनम में। ठीक, मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना जो है डचों ने खोला है। तो 1602 में डच लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले जानेंगे लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ है। तो लखनऊ समझौता हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक इन्हीं के बीच जो है लखनऊ समझौता किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के जिन्ना, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। और लखनऊ समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग देश की आज़ादी के लिए मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक करने के लिए आगे बढ़ी थी। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच लखनऊ समझौता में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किन चीज़ों को अवशेषित करती है और निचले वायुमंडल को गर्म करती है। आप पहले समझेंगे ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। तो जब भी पृथ्वी पर वायुमंडल में मौजूद गैसें सूर्य की गर्मी को फंसा लेती हैं, जिसकी वजह से निचला जो वायुमंडल है ये गर्म हो जाता है, उसे ही ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। देखिए, सूर्य की ऊर्जा जब पृथ्वी पर आती है तो कुछ ऊर्जा जो है पृथ्वी से परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में चली जाती है और कुछ ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल पर ही फंस जाती है। ठीक, जिसकी वजह से निचला वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है और उसे ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मौजूद है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे ज़्यादा तापमान को अवशोषित करती है और इसकी वजह से ही तापमान जो है गर्म हो जाता है, जिसमें आता है आपका औरक्त किरणें। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। औरक्त किरणें जो हैं यह अवशोषित होती हैं और वायुमंडल गर्म हो जाता है, तो बी इज करेक्ट आंसर। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित औरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं, जिसके वजह से निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है, तो बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूंजी अर्थव्यवस्था के अनुसार किस वर्ष भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे पूंजी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो एक स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधान व्यवसाय है। पूंजी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधान व्यवसाय है, जिसमें आपको बता दें जिसके अनुसार भारत अमेरिका चीन को छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मार्ग पर है। इसमें प्रतिवर्ष आपको बता दें इसमें प्रतिवर्ष 6% GDP बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में भारत व्यापार विनिमय दरों पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ चुका है। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। बिल्कुल 2030 तक भारत जो है पूंजी अर्थव्यवस्था के अनुसार वर्ष तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक, तो डी इज राइट आंसर, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल अनुसंधान केंद्र पंजाब के पटियाला में स्थित है। ठीक, पंजाब के पटियाला में स्थित है, नोट करेंगे। और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तब इसका नाम हुआ करता था भारतीय खेल प्राधिकरण। और इसका नाम बदल करके नोट करेंगे 1976 में इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान रख दिया गया है। ठीक, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब के पटियाला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है धोंटू पंत का मूल नाम क्या था। तो नाना साहब को बोला जाता था धोंटू पंत। ठीक, नाना साहब को बोला जाता था धोंटू पंत। नाना साहब 1857 का विद्रोह कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया है। कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया है। और 1857 में नाना साहब का सेनापति थे तात्या टोपे। ठीक, तात्या टोपे जो हैं ये सेनापति थे नाना साहब के 1857 के विद्रोह के समय। और नाना साहब जो है दिवंगत पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र। ठीक, नाना साहब जो हैं दिवंगत पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, तो बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। नाना साहब को धोंतू पंत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने को ही। बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के लिए एक स्पेशल संस्था की स्थापना किया था, जिसका नाम है दीवाने को ही। तो कृषि से संबंधित थी। ठीक, कृषि को लेकर के संबंधित थी। फिरोज शाह तुगलक दार उल खैरात। बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ने दार उल खैरात संभाग की स्थापना किया था, जिसका मतलब होता था दान में वृद्धि। ठीक, दान में वृद्धि, दाल उल खैरात दान में वृद्धि। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी दीवान रियासत। बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत की स्थापना किया था, जिसका मतलब होता है मूल्य नियंत्रण विभाग। मूल्य नोट करेंगे, मूल्य नियंत्रण विभाग। ठीक, और इल्तुतमिश दीवाने बंदगान, ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इल्तुतमिश ने दीवाने बंदगान का स्थापना नहीं किया है। दीवाने बंदगान की स्थापना किया है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बंदगान का मतलब होता था गुलामों के विभाग की स्थापना। ठीक, दीवाने बंदगान का मतलब गुलामों के विभाग की स्थापना। ठीक, तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने को ही। ठीक, जो कि कृषि से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक दारुल खैरात, जो कि दान में वृद्धि। और फिरोज शाह तुगलक का ही दीवाने बंदगान, जिसमें गुलामों का एक विभाग था। और अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत, जिसमें मूल्य नियंत्रण वाला एक विभाग था। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है 3 तलाक को किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना गया है? तो 3 तलाक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया। समझिए कैसे। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, नोट करेंगे। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार और अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक। तो जब 3 तलाक समानता का अधिकार जब अनुच्छेद 14 में है तो 3 तलाक सिर्फ मुस्लिम वालों को ही क्यों, ठीक। इस चीज़ को देखते हुए 3 तलाक को हटाया भी गया है। 2019 से 3 तलाक एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई 3 तलाक करता है, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, अगर कोई 3 तलाक करता है तो उसको 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है 2019 से, ठीक। इसे कानूनी अपराध घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 14 का इस प्रकार से उल्लंघन होता था, क्योंकि जब समानता का अधिकार है तो फिर कोई भी धर्म हो सभी को समान अधिकार होने चाहिए, ठीक। तो ए इज राइट आंसर। 3 तलाक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग जो है थायराइड ग्रंथि रोग के निदान के लिए किया जाता है। सी इज राइट आंसर, ठीक। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में आयोडीन का अवशोषण करती है, ठीक। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में आयोडीन का अवशोषण करती है, जिसके लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो सी इज राइट आंसर। रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि के रोग के निदान के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है भक्ति संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो भक्ति संत तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेकर के 1627 तक। 1605 से लेकर के 1627 तक। अकबर के बाद बैठता जहांगीर। अकबर का पुत्र है जहांगीर, जिसका टाइम पीरियड है 1605 से लेकर के 1627 तक। इनके समकालीन भक्ति तुकाराम जी थे, ठीक। भक्ति तुकाराम भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, नोट करेंगे। भक्ति तुकाराम जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और साथ साथ नोट करेंगे भक्ति आंदोलन में से एक प्रमुख थे और मराठी कवि भी थे, मराठी भक्ति कवि भी थे, ठीक। तो डी इज राइट आंसर। जहांगीर की समकालीन थे। चलिए क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है उत्पाद, ठीक। उत्पाद इसमें हो गया प्राकृतिक से डायरेक्ट उत्पाद की हुई चीज़ों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, जिसमें हो गया आपका पौधे, कृषि। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है कच्चे माल से निर्माण करना, ठीक। कच्चे माल से निर्माण करना। तृतीय क्षेत्र में आता है खरीदा हुआ माल को फिर से बेचना, ठीक। तो इनमें से आपको बता दें प्राथमिक क्षेत्र में आता है डेयरी, बिल्कुल डेयरी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चीनी उद्योग आएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। अब बैंकिंग और माल का परिवहन ये आएगा तृतीय क्षेत्र में, ठीक। तो डेयरी जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ें आती जो डायरेक्ट उत्पादित होती हैं, जैसे कृषि हो गया, डेयरी हो गया, पौधे हो गए, ये सब प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं, ठीक। तो बी इज ए राइट आंसर। बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायु सेवा के लिए स्वीकृत की गई नई शाखा का नाम क्या है? तो हाल ही में भारतीय वायु सेवा के लिए स्वीकृत की गई नई शाखा का नाम है हथियार प्रणाली शाखा। बिल्कुल ए इज ए करेक्ट आंसर। हथियार प्रणाली शाखा सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें भारतीय वायु सेवा के लिए हथियार प्रणाली शाखा स्वीकृत की गई है। ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक। सत्येंद्रनाथ टैगोर बी इज करेक्ट आंसर। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कोलकाता में हुआ है, ठीक। इनकी जो पढ़ाई लिखाई है कोलकाता के विश्वविद्यालय में हुई है और ये 1863 में, नोट करेंगे 1863 में सिविल सेवा की परीक्षा को पास करते हैं और प्रशिक्षण के लिए चले जाते हैं इंग्लैंड और लौट करके भारत 1864 में आते हैं, ठीक। लौटकर भारत 1864 में आते हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक युग्म गलत है? तो सबसे पहले देखते हैं जर्मेनियम। बिल्कुल जर्मेनियम का प्रतीक होता है जीई, ठीक। जर्मेनियम का प्रतीक होता है जीई, जिसका परमाणु क्रमांक है 32, ठीक। चांदी को एजी से लिखा जाता है। चांदी का परमाणु क्रमांक है 47। सोना का होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। सोना का होता है एयू, ठीक। सोना का होता है एयू, जिसका परमाणु क्रमांक है 79, ठीक। जिसका परमाणु क्रमांक है 79। और वहीं पे नोट करेंगे गैडोलिनियम का जो ये होता है जीडी, ठीक। और इसका परमाणु क्रमांक नोट करेंगे 64। इसका परमाणु क्रमांक होता है 64। तो सोना का होता है एयू और चांदी का होता है एजी, ठीक। सोना का एयू और चांदी का एजी और जर्मेनियम का जीई, ठीक। और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32, चांदी का होता है 47 और सोना का 79, ठीक। गैडोलिनियम का होता है 64, ठीक। तो राइट आंसर सी, ठीक। क्योंकि सोना का यहाँ पे जीओ लिखा हुआ था, ठीक। तो सोना का होता है एयू, जिसका परमाणु क्रमांक है 79। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रृंखला हम सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है
वहीं पे चीज़ों को नोट करेंगे, पीर पंजाल श्रृंखला जो है निम्न हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है, निम्न हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का भी भाग है और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो जनवरी 2023 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे यह जो आयोजन है 2022 का था। ठीक, 2022 का आयोजन जाकर के 2023 में किया गया है। ठीक, 2022 का जो आयोजन है 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। ए इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, वाराणसी सारनाथ में दिया है। ठीक, और सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए हैं? ये बिहार के श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक, बिहार के श्रावस्ती में दिए हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वाराणसी सारनाथ में दिया है, जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा से संबंधित है। ठीक, बी इज राइट आंसर। और गौतम बुद्ध नोट करेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 BC में। ठीक, 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म होता है नेपाल के लुम्बिनी जगह में। और 35 वर्ष की आयु में नोट करेंगे, 35 वर्ष की आयु में इन्हें अरुबेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे पूर्णिमा की रात्रि में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में होते हैं टोटल 2 कक्ष, एक अलिंद और एक निलय। ठीक, वहीं पे चीज़ों को नोट करेंगे, उभयचर और सरीसृप नोट करेंगे, उभयचर और जो सरीसृप होते हैं इनमें टोटल 3 कक्ष होते हैं। उभयचर और सरीसृप में टोटल 3 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और एक निलय। ठीक, 2 अलिंद और एक निलय। ठीक, और नोट करेंगे मगरमच्छ और पक्षियों और स्तनधारियों में, मगरमच्छ और पक्षियों और स्तनधारियों में टोटल 4 कक्ष होते हैं। तो मनुष्य में भी 4 कक्ष होंगे। तो नोट करेंगे एक बार फिर से, मगरमच्छ हो गया और पक्षी हो गए और स्तनधारी जितने भी हैं इनमें 4 कक्ष होते हैं। ठीक, और उभयचर में आता है आपका मगरमच्छ, लेकिन मगरमच्छ को छोड़ करके उभयचर और सरीसृप में टोटल 3 कक्ष होते हैं। तो ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा स्थित है काबुल में। ठीक, 3 व्यक्तियों को छोड़ के बाकी सभी का मकबरा भारत में स्थित है। एक हो गया आपका बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक, नोट करेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा है म्यांमार में। नोट करेंगे म्यांमार में। 3 व्यक्तियों को छोड़ के बाकी सबका मकबरा जो है भारत में। ठीक, एक हो गया आपका बाबर का मकबरा काबुल में है, बहादुर शाह जफर का मकबरा म्यांमार में है। ठीक, और जहांगीर का नोट कर लेंगे, जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में। ठीक, लाहौर में है। तो 3 लोगों का मकबरा छोड़ के बाकी सबका मकबरा भारत में है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा म्यांमार में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो सबसे पहले देखते हैं बांग्ला। तो बांग्ला कहाँ से संबंधित है? मेघालय का त्यौहार है। नोट करेंगे मेघालय का त्यौहार है बांग्ला। कोंगचिंग ये मणिपुर का है। ठीक, मणिपुर का है। और बिहू असम का है, बिहू जो है असम का है। तो त्रिपुरा का है खर्ची पूजा, त्रिपुरा से संबंधित है खर्ची पूजा। ठीक, और ये जुलाई माह में आयोजित किया जाता है, जुलाई माह में आयोजित किया जाता है। 10 दिनों का त्यौहार होता है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, भगवान शिव को समर्पित है। तो मणिपुर का हो गया आपका, कौन हो गया? मणिपुर का कांग चिंगला। और बांग्ला हो गया आपका मेघालय क्या, और बिहू असम का। और खर्ची पूजा कहाँ पे आयोजित किया जाता है? त्रिपुरा में। ठीक, खर्ची पूजा त्रिपुरा में। जुलाई यानी कि 10 दिनों का होता है, जुलाई में भगवान शिव को यह त्यौहार जो है समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति मुख्य रूप से किससे संबंध है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से आते हैं। ठीक, तो दोनों ए और बी बिल्कुल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर ए व बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई है? तो हम सभी को पता है इंडिका जो है मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मेगस्थनीज पटना में, नोट करेंगे पाटलिपुत्र में 5 वर्षों तक इसने रहा है और जो भी चीज़ों को देखा है भारत की उसमें लिखा है। ठीक, इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। ठीक, फाहियान भी एक चीनी यात्री था, हेनसांग भी एक चीनी यात्री था। राइट आंसर ए, इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश का नीला रंग प्रकाश के किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्ण परिघटना के कारण दिखाई देता है। देखिए नीला रंग जो होता है क्या होता है? सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक, सबसे ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए आकाश जो है नीला रंग दिखाई देता है। ठीक,
तो बी इज राइट आंसर, प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा आकाश जो है नीला रंग दिखाई देता है। वहीं आपको बताना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, नोट करेंगे, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो हैं टिमटिमाते हैं, ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो जाता है तो उसे परावर्तन बोला जाता है, ठीक। और अपवर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। तो अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है, ठीक। तो राइट आंसर बी, प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण जो है आकाश जो है नीला रंग दिखाई देता है। ये पहला क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे वायरस किन रोगों में शामिल है। वायरस जो है किन रोगों में शामिल है। तो पहला रोग है चेचक, यह बिल्कुल वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और एड्स भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले जान लेते हैं वायरस क्या होता है। तो वायरस जो है एक छोटा सा परजीवी होता है जो कि अपने आप प्रजनन नहीं कर सकता है, यह किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड होता है, ठीक। छोटी चेचक जानेंगे, छोटी चेचक जो होता है यह एक संक्रामक रोग है, ठीक, जो कि वायरस के द्वारा फैलता है और इसे 1980 में पूरी तरह से विश्व से समाप्त कर दिया गया है, ठीक। और चेचक का जो टीका है विश्व का पहला टीका है जिसे नोट करेंगे एडवर्ड जेनर ने 1976 में इस टीके का निर्माण किया है, ठीक। और विश्व से छोटी चेचक को समाप्त कर दिया गया है और ये एक संक्रामक रोग है, ठीक। वहीं बात करें डेंगू की, तो डेंगू जो है यह भी मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है, वायरस जनित, ठीक। वहीं बात करें एड्स, तो एड्स भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, नोट करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, बिल्कुल। तो डी इज करेक्ट आंसर, जो सभी रोग हैं ये वायरस के द्वारा फैलते हैं, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एयर कंडीशनर में शीतलन के रूप में उपयोग किया जाता है। आप सभी को बताना है एसी फ्रिज में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें एसी और फ्रिज में फ्रेयान गैस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, फ्रेयान गैस का उपयोग किया जाता है। फ्रेयान मनुष्य के लिए हानिकारक गैस है। इसको देखते हुए आधुनिक जो फ्रिज आते हैं इनमें जो आपको बता दें आइसोब्यूटेन, नोट करेंगे आइसोब्यूटेन, ठीक, आइसोब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक, आइसोब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जिसे CH4 से लिखते हैं, ठीक। वहीं बात करें ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को C4H10 से लिखते हैं, ठीक। तो बात करें एसी और फ्रिज में फ्रेयान गैस का उपयोग किया जाता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इस चीज़ को देखते हुए आधुनिक जो फ्रिज आ रहे हैं उनमें आइसोब्यूटेन का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो डी इज राइट आंसर, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आप बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउस ऑफ द पीपल को किस नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ द पीपल को किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा जो है उसे हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करेंगे अपने भारत में राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो भारत में राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या है 250, नोट करेंगे। वहीं लोकसभा में 545 से लेकर के 552, ठीक। लोकसभा में सीटों की संख्या है 545 से लेकर के 552, ठीक। और वहीं पर नोट करेंगे लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, नोट करेंगे ओम बिरला, ठीक। और लोकसभा में एक अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद, नोट करेंगे अनुच्छेद 93, ठीक, अनुच्छेद 93 में लिखा हुआ है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए, ठीक। तो हाउस ऑफ द पीपल के नाम से लोकसभा को जाना जाता है, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्मपुत्र है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील, ठीक, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और इसे तिब्बत में संगापो नदी के नाम से जाना जाता है, संगापो, बिल्कुल डी इज राइट आंसर, संगापो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और वहीं नोट करेंगे असम में, ठीक, असम में ये संगापो नदी जो कि ब्रह्मपुत्र है ये असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे भारत में ही इसे नाम से जाना जाता है। और गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगापो के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है फ्लेइंग इट माय वे, फ्लेइंग इट माय वे किस क्रिएटर की आत्मकथा है।
तो फ्लेइंग इट माय वे जो है ये सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। और इस पुस्तक के लेखक है, नोट करेंगे, बोरिया माजुमदार, ठीक, नोट करेंगे, बोरिया, काफ़ी बार पूछा जाता है, बोरिया माजुमदार, ठीक, बोरिया माजुमदार है इस पुस्तक के लेखक। और इस पुस्तक को खेल पत्रकार द्वारा प्रकाशित किया गया है नवंबर 2014 में इस पुस्तक को खेल पत्रकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। और सचिन जी को आप लोग नोट करेंगे, सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक, भारत रत्न से 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी, नोट करेंगे, 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न की स्थापना की गई है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई है, ठीक। तो डी इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है फ्लेइंग इट माय वे, जिसके लेखक है बोरिया माजुमदार, और इसे नवंबर 2014 में खेल पत्रकार द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक। और 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है, ठीक। और भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई है। और पहला भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया है, भारत के स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल जो कि हैं श्री गोपालाचारी, इनको दिया गया है, नोट करेंगे, राधा कृष्णन को भी दिया गया है, और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया है, ठीक। तो 3 व्यक्तियों को भारत का पहला रत्न दिया गया है, ठीक, भारत रत्न, ठीक। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2024 के ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है ये फ्रांस देश करेगा, बिल्कुल ए इज राइट आंसर, ठीक, फ्रांस देश करेगा। नोट करेंगे, इसका जो मुख्य वाक्य रहेगा मेड फॉर शेयरिंग, ठीक, मेड फॉर शेयरिंग, नोट करेंगे, शेयरिंग, ठीक। इसका मुख्य वाक्य जो रहेगा, आदर्श वाक्य मेड फॉर शेयरिंग रहेगा। और 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस देश करेगा। वहीं बात करें 2028 के ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है कौन करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा 2028 का, ठीक। वहीं 2024 का फ्रांस देश करेगा, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है, जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन सा दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो भारत और तिब्बत को जोड़ता है चांगल दर्रा, ठीक, चांगल दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है, जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक, लद्दाख में स्थित है, और यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है। और भी यहाँ पे मैंने कुछ दर्रों के नाम लिखा हुआ, इन्हें आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे नोट करेंगे सबसे पहले मिंटला दर्रा जो कि कश्मीर और चीन को जोड़ता है, और बड़ा लाचा दर्रा जो कि मनाली और लेह को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और नोट करेंगे आदिल दर्रा लद्दाख क्षेत्र और सिजियांग को जोड़ता है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक, चलिए ले लें। अब बताना होगा अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आप सभी को बताना है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन यानी कि DPIIT किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये करता है वाणिज्य और उद्योग, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल। और इसकी स्थापना नोट करेंगे, इसकी स्थापना 1995 में की गई है, और पुनर्गठन इसका 2000 में किया गया है, ठीक, 2000 सन में किया गया है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना होगा 1956 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो साहित्य अकेदमी पुरस्कार की स्थापना 1956 में किया गया है, और पहली महिला जो कि है अमृता प्रीतम साहित्य अकेदमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं अमृता प्रीतम, बी इज राइट आंसर, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। और वहीं पर नोट करेंगे इनका जन्म 1919 में पंजाब में हुआ है, ठीक, इनका जन्म 1919 में पंजाब में हुआ है, और उन्हें 1956 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। और ये एक उपन्यासकार रही हैं, निबंधकार भी रही हैं, और कवित्री भी रही हैं, ठीक। और नोट करेंगे अनीता नायर को 2013 में इन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है, बाल साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2013 में दिया गया अनीता नायर को। और रूपा बजवा को 2006 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है रूपा बजवा को, और अनीता नायर को 2013 में बाल साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है। अमृता प्रीतम को 1956 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है। और डॉक्टर अनामिका को 2020 में, नोट करेंगे, डॉक्टर अनामिका को 2020 में साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि कविता और हिंदी की साहित्य अकेदमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक। तो राइट आंसर, प्रथम साहित्य अकेदमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है अमृता प्रीतम, ठीक, अमृता प्रीतम, जिनका जन्म 1919 में पंजाब में हुआ था। चलिए
बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां के पिता कौन थे। आप सभी बताएंगे शाहजहां के पिता कौन थे। देखिए ये दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, आप सभी को दिल्ली का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे बाबर का पुत्र है हुमायूं, ठीक, बाबर का पुत्र है हुमायूं, हुमायूं का पुत्र है अकबर, ठीक, हुमायूं का पुत्र है अकबर, और अकबर का पुत्र है जहांगीर, ठीक, और जहांगीर का पुत्र है शाहजहां, ठीक, शाहजहां। तो नोट करेंगे जहांगीर का पुत्र है शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब, ठीक, जो कि मुगल डायनेस्टी से सभी ये संबंधित हैं, ठीक। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की गई है, बाबर ने किया है इसकी स्थापना 1526 में। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई जीत करके बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया है, ठीक। तो यहाँ पे बात करें शाहजहां के पिता कौन है, तो शाहजहां के पिता हैं जहांगीर और शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। जल्दी से बताएंगे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो बात करें पृथ्वी, मंगल, बिल्कुल इनके उपग्रह हैं। बुध और शुक्र, बिल्कुल बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक। सबसे चमकीला ग्रह जो होता है शुक्र कहलाता है, नोट करेंगे चमकीला। दूसरे नंबर का ग्रह है जो कि सबसे चमकीला होता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे निकट है, ठीक। तो बुध और शुक्र के किसी भी प्रकार का कोई भी उपग्रह नहीं है। और यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट शो कर दूँ, आप लोग नोट करेंगे, बिल्कुल नोट करेंगे। यहाँ पे शनि के लगभग 146 उपग्रह हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, बृहस्पति के 95 हैं, अरुण के 27 हैं, नेपच्यून के हैं 14 हैं, मंगल के 2 हैं, पृथ्वी का 1 उपग्रह है। कमेंट्स में आप बताएंगे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, मैं ये नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है पृथ्वी का 1 उपग्रह कौन सा है। और बुध और शुक्र के 0, यानी कि बुध और शुक्र के किसी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। कमेंट्स बताइए धरती का उपग्रह कौन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता। हम सभी को पता है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो सबसे पहले जानेंगे लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ है। तो लखनऊ समझौता हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में किया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक। बी इज राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग, यानी कि देश की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग करने के लिए मुस्लिम लीग आगे आई थी और जिसके जरिए लखनऊ समझौता किया गया था, ठीक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की मांग ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था और इसे किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को बताना है स्वतंत्र भारत के लिए जो कि संविधान की मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे संविधान की मांग सबसे पहले किसने की। तो संविधान की मांग जो है सबसे पहले की है एम एन राय ने, ठीक। MN नोट करेंगे, MN राय। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की मांग MN राय ने कब की, तो 1934 में, ठीक। संविधान की मांग जो है MN राय ने 1934 में की है और आधिकारिक तौर पर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग करता है और 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन एक शर्त होती है कि संविधान बनाने में भारतीयों की जिम्मेदारी कम से कम होगी, ठीक। भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, और इसे अगस्त में स्वीकार किया गया था, ठीक। तो इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 में इसे स्वीकार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बात करें संविधान की मांग सबसे पहले MN राय ने 1934 में की है और आधिकारिक तौर पर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग की है और 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया था, ठीक। तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। डच लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए हैं ये कब किए हैं, तो ये किए हैं 1602 में, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। 1602 में डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया है और इनका आगमन जो है 1596 से शुरू हो जाता है, ठीक। 1596 से डचों का इंडिया में आगमन शुरू हो जाता है और 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और 1605 में डचों ने 1605 में सबसे पहला अपना कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला, ठीक। मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना 1605 में खोला है डच लोगों ने, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मुहर, नोट करेंगे ये मुहर है, ठीक, मोर नहीं, ठीक। सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बैल मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो बैल मुहर ये सिंधु घाटी की प्रसिद्ध हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ठीक। बी इज करेक्ट आंसर, हड़प्पा से प्राप्त हुई है
वहीं बात करेंगे लोथल के बारे में, तो लोथल में अग्नि देवता की पूजा करते थे, लोथल में अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। और मोहनजोदड़ो में, नोट करेंगे, मोहनजोदड़ो में अन्य मुहर के अलावा गेंडे की मुहर भी प्राप्त हुई है। ठीक, गेंडे की मुहर भी प्राप्त हुई है। तो बैल मुहर जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुई है, बी इज राइट आंसर। ठीक, और मोहनजोदड़ो में गेंडों की मुहर भी प्राप्त हुई है। चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर, बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है नीतू घड़घस का संबंध किस खेल से है? तो नीतू घड़घस का संबंध मुक्केबाजी से है, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। नीतू घड़घस का संबंध मुक्केबाजी से है और ये हरियाणा से है। ठीक, हरियाणा से हैं। ठीक, हरियाणा से हैं। और नोट करेंगे 2022 में राष्ट्रमंडल में इन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, स्वर्ण पदक जीता है। और 2022 के राष्ट्रमंडल में टोटल भारत ने 61 पदक जीता है, जिसमें 22 स्वर्ण रहे हैं आपके, 22 जो है स्वर्ण पदक रहे हैं, 16 रजत रहे हैं। ठीक, और 23 जो है कांस्य रहे हैं। ठीक, कांस्य। ठीक, तो राष्ट्रमंडल 2022 में टोटल भारत ने 61 पदक जीता है, जिसमें 22 स्वर्ण रहे हैं, 16 जो है रजत रहे हैं और 23 जो है कांस्य पदक रहे हैं। तो नीतू घड़घस का संबंध मुक्केबाजी से है, जो कि हरियाणा से संबंधित है, और इन्होंने राष्ट्रमंडल 2022 में मुक्केबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए आप सभी को बताना है दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आप सभी को बताना है दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखी है अनहैप्पी इंडिया, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है लिखी है। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे लाला लाजपत राय को नोट करेंगे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म पंजाब में हुआ है। नोट करेंगे पंजाब में मोगा जिले में हुआ। ठीक, लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ है। और साथ ही साथ नोट करेंगे यह एक सेनानी थे और 1920 के कोलकाता अधिवेशन, नोट करेंगे कोलकाता अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, और 1921 में लाहौर में, ठीक, 1921 के लाहौर में इन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की है। ठीक, 1921 में लाहौर में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई है। ठीक, तो अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है, बी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो कि एक महान पक्षीविदों और प्रकृतिवादियों में से एक हैं और इनका जन्म 1896 मुंबई में हुआ है। ठीक, मुंबई में हुआ है और इनके नाम पर एक अभ्यारण्य भी है जो कि गोवा में स्थित है। ठीक, गोवा में स्थित है सलीम अली अभ्यारण्य, ठीक, जो कि गोवा में स्थित है। ठीक, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, सी इज राइट आंसर। किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।